आज दिनांक 18 जनवरी 2022 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को चंद्रगुप्त नाटक के उद्देश्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाकवि जयशंकर प्रसाद यूँ तो छायावादी महाकवि थे, लेकिन उन्होंने नाटकों में गुप्त काल के राष्ट्रीय चरित्र को अवश्य उद्घाटित किया है। मूलतः जयशंकर प्रसाद एक राष्ट्रवादी कवि थे, राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। उनके काव्य में, उनके नाटक में, उनकी कहानियों में राष्ट्रीय चेतना अवश्य उद्भूत हुई है। आप कहानियों में आकाशदीप ले सकते हैं, पुरस्कार ले सकते हैं, कहीं न कहीं उसमें मानवता और राष्ट्रवाद का अवश्य संगम है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है और उस गुप्त काल से संबद्ध उनके अधिकांश नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, ये जितने भी हैं वे सभी उस काल से ही संबद्ध हैं। तो मूल रूप से यदि हम चंद्रगुप्त नाटक को देखते हैं तो चंद्रगुप्त नाटक का आरंभ होता है तक्षशिला के गुरुकुल के प्रांगण से। आचार्य तक्षशिला के गुरु, यहाँ तक कि वहाँ के कुलपति आचार्य चाणक्य अपने विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं कि पर्वतेश्वर यानी पोरस और सिकंदर के युद्ध में क्या हुआ। सिंहरण, चंद्रगुप्त, अलका जैसे पात्र वहां पर उपस्थित हैं विद्याध्ययन के लिए, और वह गुरुकुल मात्र विद्यालय नहीं है, राष्ट्रवाद के उद्घोष का विचार विनिमय केंद्र है। उसमें आचार्य चाणक्य के प्रश्न के पश्चात विद्यार्थियों की ओर से, खासकर सिंहरण की ओर से जवाब होता है कि पोरस और सिकंदर के युद्ध में वीरता के साथ पोरस ने संघर्ष किया, लेकिन चाणक्य उस समय चुप करा देता है। चाणक्य का कहना है कि तुम यही कहोगे कि वीरता के साथ अपनी सेना के सहयोग से पोरस लड़ रहा था लेकिन हार गया। मैं इस हार को सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारी सेना विजयी हो और प्रत्येक सेना का उद्देश्य होता है विजय प्राप्त करना। वीरता की पहचान है विजय श्री की प्राप्ति, और यदि विजय श्री प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब कि वह राजा या वह राष्ट्र नायक अदूरदर्शी है। अगली बार जो युद्ध होगा, मैं उसमें आर्यावर्त को पराजित नहीं होने दूंगा। इसी बीच में उनके इस आर्यावर्त के प्रति आकर्षण के चलते
विद्यार्थी चाणक्य की जयकार करते हैं, वह विरोध करता है कि नहीं, व्यक्ति से राष्ट्र ऊपर होता है और राष्ट्र की जयकार के साथ संपूर्ण निवासियों की भी जयकार हो जाती है। आज के बाद सिर्फ आर्यावर्त की जय होनी चाहिए, आर्य साम्राज्य की जय होनी चाहिए। और हम जो सैन्य संगठन करेंगे सिकंदर से लड़ने के लिए, वह सैन्य संगठन क्षत्रिय नहीं होगा, जातिवादी नहीं होगा। उसमें क्षुद्रक, मालव, कंबोज, मागध यानी अर्थात पंजाब, ये सभी क्षेत्र के नौजवान संघर्ष करेंगे और वह संयुक्त वाहिनी होगी। और संयुक्त वाहिनी संघर्ष करेगी। इसी बीच में उसको सूचना मिलती है कि जिस क्षेत्र को विजित किया था सिकंदर ने, उस क्षेत्र पर वह आधिपत्य के साथ शोषण कर रहा है, वहां के फसलों को बर्बाद कर रहा है, वहां के लोगों को पीड़ित कर रहा है। और तब वह कहता है कि जिस क्षेत्र को उसने जीता है, वहां के लोग मान मर्दित हो चुके हैं, उनके हृदय में आत्मसम्मान की भावना के लिए उनका मनोबल ऊंचा कराया जाए और हारे हुए प्रांतों से आम जनता संघर्ष करे। यहां तक कि जो अलका है, अलका के भाई अंभिक ने जो गांधार नरेश यानी अपने पिताजी को जेल में डाल करके राज पद प्राप्त कर लिया है अनधिकृत रूप से, वहां की जनता के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है आचार्य चाणक्य। अंभिक की सगी बहन अलका जो उसकी शिष्या है, उसको कहता है कि आर्य पताका लेकर के पूरे गांधार राज्य में प्रचारित करना है कि तुम्हारा राजा सिकंदर यानी यमन सम्राट के हाथों अपने स्वाभिमान को बेच चुका है, उसने उत्कोच प्राप्त किया है। उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत, घूस। और उत्कोच प्राप्त करके शतद्रु यानी सतलज नदी को पार करके प्रवेश किया है। इसका रास्ता अंभिक ने बताया था। उस राजा के विरुद्ध में हम संघर्ष करेंगे और उस आर्य पताका को लेकर के जो अलका चलती है, उसके साथ बहुत से नर और नारी चल पड़ते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कृत्य रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपोत मातृभूमि के रुकोन सूर साहसी। तो ऐसे
ऐसे विजय उद्घोष के साथ इसको युद्ध प्रयाण का गीत माना जाना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए जो उन्होंने इस गीत की रचना की है, यह गीत सामान्य गीत नहीं है, युद्ध प्रयाण का गीत है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत है। और यह गीत गाया जाता है अलका के नेतृत्व में। अलका के पास पताका है और वह है आर्य पताका, यानी भारत माता के ध्वज को लेकर के आगे चलती है और उसके पीछे पीछे आम जन चलते हैं, जो गांधार राज्य के स्वाभिमान की प्राप्ति के लिए, सिकंदर के विरोध के लिए और अम्भेक के प्रति आक्रोश के लिए एकजुट हुए हैं। संजोग से अम्भेक पीछे से देखता है उस दृश्य को। चाणक्य उसका परीक्षण करना चाहता है, कहता है कि तुम्हारी बहन ही तो आर्य पताका लेकर के चल रही है, उसको मार क्यों नहीं देता। और आर्य पताका फहराते हुए देख करके अम्भेक कहता है कि नहीं, मैं उसे मार नहीं सकता। तब चाणक्य कहता है कि मार नहीं सकते तो उसके साथ मिल क्यों नहीं जाते, तुम भी आर्य सैनिक बन जाओ। तो कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा, सिंहरण के नेतृत्व में मैं युद्ध नहीं कर सकता। कहा कि यहां पर सिंहरण और मालव मागध गांधार का प्रश्न नहीं है। मगध का निर्वासित नायक चंद्रगुप्त संयुक्त वाहिनी का नेतृत्व करेगा। यहां राजा और प्रजा का नहीं है, यहां सभी आर्य सैनिक हैं और उस आर्य सैनिक में तुम भी अपनी संख्या बढ़ा दो। तुम इसके लिए संघर्ष करो। हम भी इस आर्य ध्वज के साथ हैं। स्थिति होती है कि अन्य लोगों के साथ ही यह भी जुड़ जाता है। इसको दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी भारत में कार्य हो रहे हैं वो सिकंदर के विरोध में, राष्ट्र के स्वाभिमान में कार्य हो रहे हैं। दांडयान ऋषि को प्रतिष्ठित किया है जयशंकर प्रसाद ने। दांडयान ऋषि के पास एनिसाक्राटिस नाम का सिकंदर का दूत आता है और वो कहता है कि आप आशीर्वाद दें, हमारे राजा आर्यावर्त पर विजयशील प्राप्त करें। वो कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारा राजा यदि मानव सेवा करे तो अच्छी बात है, लेकिन वह भारत पर आक्रमण करेगा तो पराजित होगा। मगध का देखो भावी सम्राट आर्यावर्त का तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और इसको तुम पराजित नहीं कर सकते। ये वो कहता है कि यदि आशीर्वाद नहीं देंगे हमारे राजा को तो हमारे राजा दंड देंगे। कहा कि यह शरीर, यह आत्मा प्रभु के द्वारा दी गई है, वही इसे छीन सकता है, कोई दूसरा इसे वापस नहीं ले सकता। मैं प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जल, वायु और फल का सेवन करता हूं और वही प्रकृति हमसे लौटा सकती है। तुम्हारे राजा का हम पर आधिपत्य नहीं हो सकता, हमारे शरीर पर हो सकता है, हमारी आत्मा पर नहीं होगा।
और एनिसाक्रिटिस वहां से निराश होकर के लौट जाता है। कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी है, जो सिकंदर का सेनापति है, उस सेल्यूकस की बेटी, लेकिन वह भारतीय धर्म, दर्शन, नीति, वेद, वेदांत का अध्ययन करती है। वह पूर्णतः भारतीयता से ओतप्रोत हो चुकी है और वह जो गीत याद कर रही है, कंठस्थ कर रही है, सिंधु नद के किनारे एक वृक्ष के नीचे, उसका है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीर प्यारा, शीतल मलयज मंद सहारे। ये ऐसे ऐसे जो वाक्य प्रयुक्त हुए हैं, जो चरण प्रयुक्त हुए हैं, वे सभी राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। इस गीत को गवाया है जयशंकर प्रसाद ने, नाटककार जयशंकर प्रसाद ने, एक विदेशी युवती के माध्यम से, जो भारत की नहीं है, भारत पर आक्रमण करने वाले सेनापति की बेटी है, और वह भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति का अध्ययन कर रही है, भारतीय गीत का अध्ययन कर रही है। उसने गुरु माना है तो दंडयायन को माना है, चाणक्य को माना है, और इस गीत का स्मरण कर रही है, याद कर रही है। इसी बीच में फिलिप, जो क्षत्रप है सेल्यूकस का, उसका हाथ पकड़कर उसे उसके साथ दुराचार करना चाहता है। वह बचाओ बचाओ की आवाज देती है। संयोग से वहां उपस्थित होता है चंद्रगुप्त, द्वंद्व युद्ध होता है, फिलिप हार जाता है। वह फिलिप कहता है कि इस घटना को भूल जाना, किसी से कहना नहीं। सुरक्षित महसूस करती हुई कार्नेलिया जब उसको सुरक्षित पहुंचाता है चंद्रगुप्त, तो सोचती है इस घटना को भुला देने से तो यही अर्थ होगा कि उस व्यक्ति को भी भुला देना। पूर्णतः निष्प्रिय व्यक्ति था वह, कितना आकर्षक चेहरा था। तो भारतीय नायक के प्रति आकर्षित होती है विदेशी नायिका, जो एक सेनापति की बेटी है, और उस सेनापति की बेटी है जो भारत पर आक्रमण करना चाहता है। चाणक्य की दूरदर्शिता है कि भारत और यूनान, यमन एक संधि से जुड़ जाएं, और वह संधि हो वैवाहिक संधि। सिकंदर की सेना पराजित हो, लेकिन पराजित करने के बाद उसके साथ बर्बरता नहीं हो, उससे याचना की जाए कन्या की प्राप्ति के लिए, और वह कार्नेलिया हमारी राजवधु बने। राष्ट्रवाद के विकास के लिए जयशंकर प्रसाद ने एकजुटता दिखाई है, और वह एकजुटता का है कि क्षेत्रीयता का बंधन समाप्त हो जाए। मगध, कंबोज, गांधार, पंचनद, मालव, क्षुद्रक आदि प्रदेशों की जो क्षेत्रीय भावना है, उस क्षेत्रीय भावना को समाप्त करके एक राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जाए। और वह राष्ट्रीय भावना तब होगी जब संपूर्ण
राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा एक संयुक्त वाहिनी का नेतृत्व किया जाएगा। और वह संयुक्त वाहिनी होती है आर्य सेना, जिसका नेतृत्व करता है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में व्यक्ति के अहंकार को दूर करने का प्रयास किया है। राष्ट्रवाद के समक्ष व्यक्तिवाद को वो महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। यही कारण है कि कभी सुवासिनी चाणक्य की अनन्य प्रेमिका थी। चाणक्य उससे प्रेम करता था, लेकिन जब यह देखता है कि मगध का महामात्य राक्षस उससे असफल प्रेम के कारण राष्ट्र का विरोधी हो गया है, हो सकता है कि वह सिकंदर की मदद करे, तो उसके लिए चाणक्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को समाप्त कर देता है। अपनी अनन्य प्रेमिका सुवासिनी से आग्रह करता है कि सुवासिनी तू हमसे प्रेम करती है ना? तो कहती कि हाँ। हमारे लिए सब कुछ त्याग कर सकती है? तो हाँ। तो ऐसा करो कि तुम मुझे अपना भाई मान लो और तुम राक्षस की प्रेमिका बन जाओ। सुवासिनी प्रश्न करती है चाणक्य से कि क्या तुम इतने निष्ठुर हो कि अपनी प्रेमिका को भुला सकते हो? वह कहता है कि मैं राष्ट्र के लिए किसी का भी परित्याग कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुमसे यदि उसका प्रेम हो जाएगा तो वह राष्ट्र का सहयोगी बन जाएगा और हमारे भावी आर्यावर्त का, संपन्न आर्यावर्त का वह महामात्य बनेगा। बहन, मेरे आग्रह को स्वीकार कर लो। वही सुवासिनी राक्षस से प्रेम करना शुरू कर देती है, इसको भुला देती है। एक ऐसी भी घटना घटती है कि चंद्रगुप्त का विवाह होता है और उस चंद्रगुप्त के विवाह के लिए उस पर आक्रमण करने की बात होती है। राक्षस वो चंद्रगुप्त का विवाह नहीं, उसकी प्रेमिका है, उसका सुधार कर दिया जाए। और उस प्रेमिका का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी से आग्रह करता है कि तुम ऐसा करो कि चंद्रगुप्त के वस्त्र को पहन करके सो जाओ, रात में आक्रमणकारी आएंगे और तुम्हें चंद्रगुप्त समझ करके मार देंगे। और मेरी योजना है कि उन आक्रमणकारियों को जीवित पकड़ लिया जाए। वह नायिका चंद्रगुप्त के लिए अपने शरीर को सौंप देती है। राक्षस के नेतृत्व में जो आते हैं आक्रमणकारी उसे मार देते हैं, वो मर जाती है, लेकिन चंद्रगुप्त बच जाता है, राक्षस पकड़ा जाता है। एक बार ऐसा होता है कि उसके मगध के जो चंद्रगुप्त के पिताजी हैं, वे चाहते हैं कि हम अपने बेटे के लिए उत्सव मनाएं, इसलिए कि वह राजपद प्राप्त करने वाला है। उस उत्सव का यह विरोध करवाता है।
एक बार ऐसा भी होता है कि मगध पर आक्रमण की सूचना प्राप्त करके चंद्रगुप्त सैन्य नेतृत्व करता है। उस समय चाणक्य से कुछ वाद विवाद होता है, इसके पिता पर नियंत्रण करते कि नहीं, कोई राज्य का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। उस समय अनार्य सेना, यमन सेना से युद्ध की बात आती है। रणक्षेत्र में चंद्रगुप्त अकेले खड़ा है, सोचता कि भले गुरु हमारे साथ रहे नहीं रहे, कोई रहे नहीं रहे, मैं अकेले लड़ूंगा। इसी बीच में रणक्षेत्र में सिंहरण पहुंचता है। चंद्रगुप्त पूछता है, तुमको किसने भेजा है? कहा कि आचार्य चाणक्य ने। अरे आचार्य चाणक्य तो हमारे विरोधी हो गया कि नहीं, वह उनकी कूटनीति थी, और कूटनीति ये थी कि यमन सेना यह जान जाए कि सिंहरण, चंद्रगुप्त सब अलग अलग हैं, चाणक्य अलग है, इसलिए मगध को हम जीत लेंगे। ऐसा नहीं होगा, और इसके लिए सिंहरण ने हमको आचार्य चाणक्य ने भेजा है आपकी सहायता के लिए। दोनों गुरु भाई युद्ध करते हैं। सेल्यूकस जीते जी पकड़ा जाता है, सिर झुकाए, उसे बंदी नहीं बनाया जाता है, मुक्त होकर के वह आ रहा है सिर झुकाए हुए। कार्नेलिया उस दृश्य को देखती है, चंद्रगुप्त से कहती है कि तुमने हमारे पिताश्री को पीड़ित किया है, उनका सिर झुका हुआ है। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, वे पराजित हुए हैं, उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार मैंने नहीं किया है, तुम्हारे पिताश्री यहां पर मुक्त हैं। आचार्य चाणक्य उस पराजित सेल्यूकस से यह आग्रह करता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं चाहता हूं कि यमन और आर्यावर्त में कभी युद्ध नहीं हो। इसके लिए इन दोनों राष्ट्रों के बीच में एक प्रेम की नदी बहनी चाहिए, और वह प्रेम की नदी होगी, मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी पुत्री कार्नेलिया को आर्यावर्त की साम्राज्ञी, मगध की साम्राज्ञी के रूप में दान कर दें। मैं ब्राह्मण हूं, आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। सेल्यूकस प्रश्न करता है कि इसकी सहमति हो तब न। बाद में वह चाणक्य कहता है। इसी बीच में कार्नेलिया मुस्कुरा देती है, बस दोनों का पाणी ग्रहण वहीं पर हो जाता है। इसी बीच में वह राक्षस को बुलाता है कि तुम्हारा हमसे विरोध बस यही था ना, कि तू जानता था कि मैं महामत्य बनूंगा, हमारे साथ तुम्हारी ईर्ष्या भावना रहती थी, तू सुवासिनी को चाहता था, और हमारी सुवासिनी अब बहन बन गई है। मैं चाहता हूं कि तू अमात्य बन, महामात्य बन जाए, और हमारी बहन तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाए। उसे महामात्य के आसन पर बैठाता है, चंद्रगुप्त को राजा के आसन पर बैठाता है, रानी के आसन पर कार्नेलिया बैठती है, और अपने एक गैरिक वस्त्र को लेकर, गेरुआ वस्त्र को लेकर के चंद्रगुप्त के पिता से कहता है कि आप यही नहीं चाहते थे कि चंद्रगुप्त का सम्मान मिले, चंद्रगुप्त का स्वागत हो, तो आप इस गेरुआ वस्त्र को पहने, मैं भी गैरिक वस्त्र धारण किए हुए हूं, और हम दोनों जंगल में प्रस्थान कर जाए, संन्यास ग्रहण कर ले। जब बेटा और बेटी राजा और रानी बन गए तो तुम्हें और क्या चाहिए?
यह जो महात्याग है चाणक्य का, यह राष्ट्रीय भावना से पूर्णतः आपूरित है। भले ही इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त है, नायिका, सफल नायिका कार्नेलिया है, लेकिन यहां पर जो नीति है राष्ट्रवाद की, वह नीति सफल होती है आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में। एक बार उसे सूचना मिलती है कि सिकंदर चाहता है भारतीय ब्राह्मण से मिलना, और वह उसके सैन्य शिविर में प्रवेश करता है। पूछा जाता है तुम कौन हो? तो मैं भारत का ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण के रूप में वहां प्रवेश करता है। इसी बीच में उसने सिकंदर के शिविर पर आक्रमण करने की योजना बना दी है चारों तरफ से। यह जाता है शिविर के बीच में, वहां के सभी युद्धक सामानों को, मोर्चों को देख लेता है। बाहर से आक्रमण होता है उस शिविर पर, भगदड़ मच जाती है चारों तरफ से आक्रमण को देख करके, और उसी भगदड़ में यह उस शिविर से बाहर हो जाता है। सिकंदर के सैनिक मारे जाते हैं। यही नहीं, राष्ट्र का निर्माण होने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। चाणक्य ने एक भारतीय नारियों का भी संगठन बनाया है। जिस समय सिकंदर की सेना और भारतीय सेना का सामना होता है, उस समय अलका आग्रह करती है उसके पूर्व युद्ध वार मीटिंग में, युद्ध की बैठक में आचार्य चाणक्य से आग्रह करती है कि जो युद्ध होगा उसमें हमारी नारियां, भारतीय वीरांगनाएं सबसे अगले मोर्चे पर रहेंगी और हम युद्ध करेंगे सिकंदर से। सिकंदर सामने खड़ा होता है, देखता है कि सिर्फ महिलाएं ही हैं, और उस महिला आर्यशिला को देख करके वो हतप्रभ हो जाता है। अचानक एक बाण अलका के धनुष से निकलता है और उसके अभेद्य कवच को फोड़ करके, छेद करके उसकी छाती में प्रवेश कर जाता है। घायल होकर के गिर पड़ता है सिकंदर। सेल्यूकस कहता है कि आपका इलाज किया जाएगा, आप फिर हम इस भारत पर आक्रमण करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएं। कहता है सिकंदर की जिस राष्ट्र की नारी संघर्ष करना शुरू कर देगी, राष्ट्रीय भावना से युक्त हो जाएगी, उस राष्ट्र को पराजित नहीं किया जा सकता। देख रहे हो, बूढ़ी माताएं लाठी लेकर खड़ी हैं, युवा माताएं अपने बच्चे को पीठ पर लाद करके लड़ने के लिए आई हैं। इस सेना को कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। नमन है इस भारत भूमि को। वह इस पृथ्वी आर्य भूमि को, भारत भूमि को, आर्यावर्त की जमीन को स्पर्श करता है, प्रणाम करता है। ये सभी राष्ट्रवाद के सूत्र हैं। पर्वतेश्वर हार करके अपमानित महसूस कर रहा है। लेकिन उसी पंचनद प्रदेश यानी पंजाब के किसानों, नौजवानों, वणिकों के बीच में चाणक्य के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की लहर जगाई जाती है और सभी लोग यवन सेना को
यमन सैनिकों को पराजित करने के लिए, मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं, उसके सैनिक जहां तहां मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। यह राष्ट्रवाद यदि आया है तो जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में आया है। नाटक का नेतृत्व चंद्रगुप्त करता है, लेकिन चंद्रगुप्त कोई स्वतंत्र विचार वाला नहीं है। वह मूल रूप से चाणक्य का आदर्श विद्यार्थी है। वह गुरुकुल आजकल के गुरुकुल जैसा नहीं है, अर्थ प्राप्ति का साधन नहीं है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का कभी विद्यार्थी था, बाद में मगध से निर्वासित होकर के वहां कुलपति का पद प्राप्त करता है। लेकिन कुलपति का पद प्राप्त करने के बाद भी वह राष्ट्रीय भावना जगाता है अपने विद्यार्थियों के बीच में। सिंहरण मालव नरेश है, कार्नेलिया यमन सेनापति की बेटी है, मगध का निर्वासित चंद्रगुप्त है, और इन लोगों के बीच में गांधार नरेश की बेटी अलका है। इन सभी शिष्यों को वह राष्ट्रवाद से जोड़ता है, और राष्ट्रवाद से जोड़ करके और राष्ट्रीय वाहिनी का जो नेतृत्व करता है वह चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त राजा के रूप में नहीं दिखाई पड़ता, फील्ड मार्शल के रूप में दिखाई पड़ता है, और पूरी योजना वहां पर चाणक्य की है। चाणक्य गुप्तचर का भी काम करता है, चाणक्य सैन्य संगठन का भी कार्य करता है, चाणक्य कूटनीति का भी प्रयोग करता है, और चाणक्य सर्वस्व त्याग भी करता है। अपनी प्रेमिका को, अपने विरोधी को सौंप देता है। इससे बढ़कर राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। उसका एकमात्र उद्देश्य है भारतीय सेना की विजयश्री की प्राप्ति हो, भारतीय सेना जीते, पराजित पर्वतेश्वर में भी स्वाभिमान जगे, बंदी गांधार नरेश की मुक्ति हो, राष्ट्रद्रोही अंभीक को सजा नहीं, राष्ट्रद्रोही अंभीक को पुनः राष्ट्रभक्त बनाया जाए, यह योजना है चाणक्य की। और इसमें उसको सफलता मिलती है अपनी कूटनीति के चलते, अपनी दूरदर्शिता के चलते, और अपने प्रत्युत्पन्न मतित्व के चलते। यदि पूरे कार्य व्यापार को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण नाटक के कथा वृंत में यदि कोई प्रमुख रूप से उभरता दिखाई पड़ता है तो वह चाणक्य है। लेकिन जहां तक नायक का प्रश्न है, नायक का कार्य चंद्रगुप्त ही करता है, चाणक्य नहीं। चाणक्य नेपथ्य के पीछे से सब कुछ योजना बनाता है, रणनीतिकार रहता है, लेकिन नायक का कार्य चंद्रगुप्त करता है। ऐसे नाटक के समान ही समुद्रगुप्त में भी है, स्कंदगुप्त में भी है। स्कंदगुप्त नाटक में भी स्कंददूत और देवसेना दोनों नायक और नायिका संघर्ष करते हैं राष्ट्रवाद के लिए। धुरस्वामिनी
शकराज से मुक्ति के लिए रामगुप्त आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन वही उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त ध्रुवशामनी की मुक्ति के लिए प्रयास करता है। ध्रुवशामनी को वहां जाने नहीं देता है, और जाती है ध्रुवशामनी तो साथ में वह भी जाता है। चंद्रगुप्त चंद्रे बन करके जाता है, और ध्रुवशामनी और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर के हत्या करते हैं शकराज की। यह राष्ट्रवाद है। पुरस्कार कहानी में भी राष्ट्रवाद है, जो उसकी नायिका है अपने प्रेमी और अपने राजा दोनों के प्रति न्याय करती है। जब उसका प्रेमी अरुण उसके राजा के वध के लिए अपने सैनिकों को लेकर के चलता है, उसकी सूचना वह राजा को दे देती है, और राजा जब यह तय करता है कि नहीं, इसे फांसी दी जाएगी और मधुलिका को पुरस्कार दिया जाएगा इसलिए कि उसने हमारी जान बचाई है, उस समय मधुलिका जाकर के विद्रोही युवक अपने प्रेमी अरुण से लिपट जाती है। कहानी का पटक्षेप हो जाता है, यानी वह पुरस्कार क्या प्राप्त करती है। कहानी का शीर्षक पुरस्कार है, तो पुरस्कार वो क्या लेती है? पुरस्कार यही लेती है कि यदि फांसी हो तो सिर्फ अरुण की नहीं, मुझे भी हो जाए, और नहीं यदि मुझे पुरस्कार मिलता है जीवन दान का तो मेरे साथ मुक्त हो जाए अरुण। उस नाटक, उस कहानी के अंत में यह निर्णय नहीं किया गया है कि मधुलिका और अरुण की मुक्ति होती है या दोनों की फांसी होती है। ऐसे दृश्य उपस्थित करके नाटककार, कहानीकार, कवि जयशंकर प्रसाद ने मूल रूप से अपने राष्ट्रीय भाव को ही अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक एक राष्ट्रवादी नाटक है। इसके जितने भी सदपात्र हैं वे एक राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, और वे यह प्रयास करते हैं कि भारत को विजयश्री प्राप्त हो। आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में, दंडयायन के दार्शनिकत्व में सभी एकजुट रहते हैं, और जो विश्व विजयी होने का स्वप्न देख रहा था सिकंदर, वह आर्यावर्त की भूमि में पराजित हो जाता है। यहां से लौट करके बेबीलोन में मर जाता है। उसका सेनापति सेल्यूकस चाहता है पुनः भारत पर आक्रमण करके भारत भूमि को विजित कर लेना, लेकिन वह भी पराजित होता है, और अंत में अपनी बेटी कार्नेलिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में दान करके वापस चला जाता है। इस प्रकार भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्श की इसमें विजयश्री मिली हुई है। इसलिए क्योंकि इसमें
व्यक्तिवाद की जगह पर राष्ट्रवाद का पहली बार उद्घोष मिलता है। पहली बार यह मिलता है कि कोई आचार्य अपने विद्यार्थियों से यह आग्रह करता है कि समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए किसी व्यक्ति की जयकार नहीं हो, राष्ट्र की जयकार हो। और वह आचार्य चाणक्य की जय का विरोध करता है और कहता कि आज के बाद हमारे गुरुकुल में ऐसा नहीं होगा। सिंहरण अंभेक से कहता है कि गुरुकुल में सिर्फ राज्य गुरु के आदेश का पालन होता है, राजा के आदेश का पालन नहीं होता है। सभी उसके आदेश अवज्ञा की दृष्टि से देखे जाते हैं। आप यहां से बाहर चले जाएं, और उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे दृश्यों की उपस्थिति करके आचार्य चाणक्य ने यमन सम्राट पर भारत की विजय दिलाई है। उनको यह उस दृश्य को जरूर उपस्थित करते हैं कि पर्वतेश्वर ने मगध से सहायता की याचना इसलिए नहीं की क्योंकि वह जानता था कि मगध वर्णशंकर सम्राट है महापद्मनंद, और महापद्मनंद को मैं वर्णशंकर समझ करके उससे मदद लेना नहीं चाहता। लेकिन राष्ट्रवाद के लिए यही चाणक्य उस मगध की सेना ही नहीं, मगध के निर्वासित व्यक्ति को ही राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्थापित करता है। कंबाइंड फोर्स संयुक्त वाहिनी का नेतृत्व करता मगध का निर्वासित चंद्रगुप्त है। सिंहरण और अलका दोनों दो प्रांतों के रहने वाले हैं। अलका गांधार नरेश की बेटी है, सिंहरण मालव का राजकुमार है, और दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध स्थापित करवा करके दोनों को राष्ट्रवाद से जोड़ता है चाणक्य। इसलिए चंद्रगुप्त नाटक एक सफल राष्ट्रवादी नाटक है, और राष्ट्रवाद के जितने तथ्य इस नाटक में मिलते हैं वे सभी उदाहरणीय है, अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। भारत के विकास के लिए यदि कोई नीति बननी चाहिए समग्रता की, तो वह नीति आचार्य चाणक्य की नीति के अनुकूल होनी चाहिए। अभी लॉकडाउन में आप लोगों का अध्यापन ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कोरोना को निमंत्रित करना है। इसलिए हमारे विद्यार्थी YouTube पर इसे देख करके ज्ञान प्राप्त करते रहें, कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।